और लोग कहाँ चले गए जी? और लोग दशहरा मना रहे हैं क्या अब? माहौल बन गया है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, डेली मैं बॉलीवुड जाता हूँ, कहाँ सजा है। अब लोग, मानिए रोड पे बांस का हला देना, उससे थोड़ा ना कुछ होता है सजना, है कि नहीं? रोड पे बांस हला दे रहा है, सब बताइए आने जाने में कितना दिक्कत होगा लोगों को। और रोड पे बांस कब लगाया? मैं कल ही आया हूँ उधर से, नहा नहीं दिखा। हाँ। तो रात भर में चेंज, इतना लोग बेरोजगार, रात भर काम हो रहा है क्या? चलिए, तो इसी बात पे थोड़ा पहले सवाल पूछता हूँ मैं। उसके बाद ही पढ़ाई होगी। मैंने कल प्रस्ताव के बारे में बताया था, कौन कौन सा प्रस्ताव? एक मैंने बताया था कटौती प्रस्ताव, इसको बताना है। कटौती प्रस्ताव है, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। चौथा है स्थगन प्रस्ताव। और एक देख लेंगे हम लोग साथ में, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव। ठीक है, इतना प्रस्ताव हम लोग को देखना है। अच्छा, कल जो मैंने वो बताया था, क्या नाम उसका, प्रश्न काल, वो 11 से 12 होगा, एक बच्चे उसको कर लीजिएगा, 11 से 12। और 12 से 1 शून्य काल होगा, उसको कर लीजिएगा। 11 से 12 प्रश्न काल, 12 से 1 शून्य काल। अच्छा देखिए, ये जो है, ये समझेंगे थोड़ा। पहले विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे संसद के बारे में बात करूँ, संसद, तो जब भी हम लोग संसद के बारे में बात करेंगे तो इसमें दो सदन होता है ना, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है। तो जो शून्य शून्य स्थगन वाला में नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रश्नकाल और शून्यकाल बताया था, तो प्रश्नकाल 11 से 12 होगा और शून्यकाल 12 से 1 होगा, मैं बोल रहा हूँ। टाइम टाइम डेट। देखिए, तो अविश्वास प्रस्ताव है या विश्वास प्रस्ताव हो, पहले समझेंगे। विश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि संसद में आपकी सरकार चल रही है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास, इधर देख लेंगे थोड़ा, अब 50% +1 होता है आपका। 50% वन क्या, इतना आपकी बहुमत होती है, फिर आपको माना जाएगा भाई आपकी सरकार सत्ता में है। तो विश्वास प्रस्ताव का मतलब हुआ कि इतना, एक तो पहले बात है कि विश्वास प्रस्ताव जो सत्ता में रहता है, जो सत्ता दल है, जो सत्ता में दल है, उसके द्वारा लाया जाता है, यह दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास इतना बहुमत है। ठीक है ना? इसी को हम बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव, तो मान लीजिए वही फिर संसद ही में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी दो है, लोकसभा तथा राज्यसभा। तो जब भी लोकसभा में लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा में जहां भी लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 लोग,
50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। जब 50 लोग अपनी सहमति दे देंगे उसके बाद वो उसे वहां से 2/3 बहुमत से उसे पास करना होगा, और उसके बाद दिखाना होगा कि जो सरकार है उनके पास 50% +1 सीटें उनके पास नहीं है। अगर इतना कोई सिद्ध कर दिया तो वो किसी मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है या होल मंत्री परिषद के खिलाफ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? इतना जो पास हुआ उसके बाद क्या होगा, सरकार उनकी गिर जाएगी, नहीं सरकार गिर जाएगी। सिंपल बात बोल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत? तो विश्वास प्रस्ताव हमेशा जो सत्तारूढ़ दल है उसके द्वारा से लाया जाता है। जैसे मानिए कि मोदी जी हैं, बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार लाएगी विश्वास प्रस्ताव। और जो अविश्वास प्रस्ताव है तो जो जो विपक्ष में कांग्रेस हो गई तो कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि भाई उनको ही दिखाना है कि भाई लोगों को इनमें, इस जो अभी वर्तमान में जो सरकार है उनमें लोगों को विश्वास नहीं है। तो उनके लिए क्या करना होगा कि भाई आप कम से कम 50 लोग की सहमति दीजिए, उसके बाद वहां से पास करवाइए, और पास करवा के दिखाइए कि भाई उनके पास 50% +1 वोट उनके पास नहीं है। 50% मतलब जितना आधा सीट से +1 ज्यादा, तभी तो होगा ना ज्यादा। इतना अगर नहीं है तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। वो किसी मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है या पूरे होल मंत्री परिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है। कोई दिक्कत? कोई एक मंत्री के खिलाफ भी लाया गया तब भी अगर पास हो गया तो सरकार उनकी गिर जाएगी। दूसरा है देखिए कटौती प्रस्ताव। जो सदन में जो वाद विवाद चलते रहता है, जो विवाद चलता है सदन में, उसी विवाद को सुलझाने के लिए, उसी विवाद को निपटाने के लिए हम लोग लाते हैं कटौती प्रस्ताव। कोई दिक्कत? सिंपल समझिए एकदम। कटौती प्रस्ताव का मतलब कि जो भी संसद में वाद विवाद चलता है किसी मुद्दे पे, उसको समाप्त करने के लिए लाया जाता है कटौती प्रस्ताव। अब हम लोग बात करेंगे निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या है? निंदा प्रस्ताव है कि सरकार अगर कोई काम कर रही है, सरकार अगर कोई कार्य कर रही है तो सरकार के कार्यों को निंदा करने के लिए ये लाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। लेकिन निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। यह पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ, पूरे संसद में किसी भी सदस्य के खिलाफ लाया जा सकता है। अब संसद में किसी सदस्य का मतलब जो सत्ता में है, जो सत्ता में है उसके खिलाफ लाया जा सकता है, यानी लोकसभा के किसी भी सदस्य के द्वारा उसके खिलाफ लाया जा सकता है। लेकिन ये जब लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव तो केवल मंत्री परिषद मतलब जो सरकार के एकदम क्लोज आदमी है, जो मंत्री नहीं उनके खिलाफ नहीं लाया जाएगा अविश्वास। लेकिन इसमें है कि भाई कोई मंत्री नहीं है फिर भी किसी समान संसद के खिलाफ भी लाया जा सकता है। कोई दिक्कत? दूसरा बात यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि निंदा प्रस्ताव का एक ही काम है। निंदा क्यों लाया जाता है कि सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को निंदा करने के लिए, यानी लोगों को लग रहा है कि भाई इस कार्य से लोगों को फायदा नहीं हो पा रही है, चाहे उनको सामने दिखाने के लिए कि भाई आपके कामों से जनता खुश नहीं है, इसलिए इसको लाया जाता है निंदा प्रस्ताव को। कोई डाउट? अब मेन है स्थगन प्रस्ताव। थोड़ा यहाँ पे समझेंगे स्थगन प्रस्ताव को अच्छे से। स्थगन प्रस्ताव का मतलब ये है, जैसे देखिए मान लीजिए कि संसद, फिर मैं यहाँ पे संसद के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी संसद के बारे में बात हो ध्यान रखना है 2 सभा, लोकसभा तथा राज्यसभा। तब मान के चलिए कि स्थगन पर संसद के किसी भी सदन में कोई कार्यवाही चल रही है, कोई दिक्कत, कोई कार्य चल रहा है और बीच में ऐसा लगा कि कुछ ऐसे विषय आ गए, बीच में कुछ ऐसे विषय आ गए जो लोक महत्व के हैं, जो लोक महत्व के यानी जो एकदम जरूरी चीजें हैं, तो इस पे बहस करने के लिए क्या किया जाएगा, जो संसद में जो कार्यवाही चल रही है उसको स्थगित कर दी जाती है और इस महत्व के, लोक महत्व के कार्यों पर पहले काम किया जाता है उसके बाद, और इस लोक महत्व के कार्यों पर लगभग मिनिमम 2.5 घंटे की चर्चा होती है। मिनिमम 2.5 घंटे की चर्चा इस पे की जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्थगन प्रस्ताव। फिर समझिएगा, स्थगन प्रस्ताव का सिंपल मतलब है कि कोई भी ऐसा चीज जो संसद में कोई कार्रवाई चल रही है और बीच में कुछ ऐसा विषय आ गया जो बहुत ही जरूरी है, एकदम जरूरी है, तो इस पे इस विषय पे उसको क्या बोलते हैं, चर्चा करने के लिए है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्थगन प्रस्ताव। तो जो पहले से जो विषय चल रहे हैं उसको रोक दी जाती है, यानी स्थगित की जाती है, और जो नया विषय उस पर चर्चा की जाती है। इसके लिए स्थगन प्रस्ताव के लिए ज्वाइंट सीटिंग का भी प्रावधान किया गया है।
ठीक है ना। ज्वाइंट सीटिंग का भी प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 108 में कहता है कि भाई राष्ट्रपति बुलाएगी इस पे विचार करने के लिए, ठीक है ना। इस पे विचार करने के लिए राष्ट्रपति बुलाएगी और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। सिंपल बातें बोल रहा है। फिर समझेंगे स्थगन प्रस्ताव इंपॉर्टेंट इसलिए कि बार बार एग्जाम में पूछता है। स्थगन प्रस्ताव फिर समझिएगा। स्थगन प्रस्ताव का मतलब है कि संसद कोई भी कार्रवाई, कुछ भी चल रहा है, किसी विषय पे चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसा लगा कि भाई ये जरूरी कार्य है, ये जरूरी कार्य है, लोक महत्व के, लोक महत्व मतलब कि आम जनता से जुड़ा हुआ है वो, ठीक है ना। तो जो चल रहा है उसको रोक दी जाती है और इस विषय पे चर्चा करवाई जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव वाद विवाद को रोकने के लिए, अभी बहुत सारे प्रस्ताव हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव है, लेकिन उतना नहीं, जो पूछता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कटौती प्रस्ताव का सिंपल मतलब होता है कोई भी अगर संसद में वाद विवाद होते रहता है ना, संसद में विपक्ष कुछ बोला, पक्ष वाला कुछ बोल रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाई जाती है। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव हमेशा जो सत्ता में पार्टी रहती है उसके द्वारा लाई जाती है, यह दिखाने के लिए कि भाई मेरा सरकार है, लोगों को मेरे में विश्वास है। और कैसे विश्वास होगा? जब उनके पास 50% प्लस वोट उनके पास रहेगा। अब वहीं पे विपक्ष के द्वारा लाई जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। तो विपक्ष के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा वो तो पहले भाई कम से कम मिनिमम 50 सदस्यों के द्वारा वो सहमति के साथ ही उसको पेश किया जाएगा। अगर पास हो गया तो जो सरकार है उनकी सरकार गिर जाएगी, फिर से नया इलेक्शन करवाना होगा। अगर टाइम ज्यादा बचा हुआ है जनरली, तो राष्ट्रपति अपना स्व विवेक की शक्ति का प्रयोग वहां पे कर सकते हैं और किसी दूसरे दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं फिर बोल रहा हूँ स्थगन प्रस्ताव में बताया। निंदा प्रस्ताव का मतलब कि अगर संसद के कोई भी सदस्य हैं, संसद सदस्य का मतलब होता है कि जो सत्ता में है उसी का निंदा होगी ना। तो अगर कोई कर रहा है और कार्यों से संतुष्ट, को निंदा करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी को बोलता हूँ निंदा प्रस्ताव। सिंपल ये है। किसी को डाउट है यहाँ पे तो लिखेंगे हेडिंग। लिखेंगे अविश्वास प्रस्ताव, सॉरी पहले लिखेंगे ये क्या नाम इसका, कटौती प्रस्ताव। पहले उसको सुधार लेंगे जो लेट से आए हैं कि जो मैंने कल प्रश्न काल बोला था वो 11 से 12 होगा टाइम, और जो शून्य काल होता है वो 12 से 1 होता है। कल मैंने 12 से 1 उसको बता दिया था, तो उसको ध्यान रखना है। वाह, पहला घंटा में तो वही 11 से 12 होता है, उसी को प्रश्न काल बोलते हैं, लिख लीजिए। हाँ, और शून्य काल 12 से 1। हाँ बोलिए। आदमी नहीं, संसद सदस्य। जनरली ये लोकसभा में लाया जाता है। और भाई संसद सदस्य जो लोकसभा है तो अपनी पार्टी क्यों उनको सपोर्ट करेगी? विपक्षी ना सपोर्ट करेगा ना अविश्वास प्रस्ताव में। हाँ 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 हाँ। आप देखिए उसमें बोला कि 50 सदस्य की सहमति चाहिए। अब विपक्ष से लेकर आइए, चाहे पक्ष वाला उठा लाइए, तो क्या आपको लग रहा है कि पक्ष वाला सपोर्ट करेंगे उनको? तो विपक्ष वाला ही लाएंगे, सिंपल बात। बोलिए जी भाई। हेलो, इधर भाई, इधर क्या आप दिक्कत है बताइए। अभी तो बोले सर, हमसे पूछ उधर लगे बतियाने। अरे यार बात को लिखिए। कटौती प्रस्ताव, माथा ऐसे डिस्टर्ब है, कल से मेरा अपने डिस्टर्ब चल रहा हूँ मैं। लिखिए, समझ रहे हैं? कल मैं 8 घंटा में पढ़ाया हूँ दिन में, समझ में आ रहा है ना? पैर मेरा नहीं यहाँ पे, यहाँ पे और भी जगह। शाम को जो लास्ट क्लास में मेरा पैर काम नहीं कर रहा था। हाँ? ना पैसा मिलता नहीं दिखाता, कुछ सारा ठीक रहता है। सारा गेम पैसे का है, पैसा नहीं मिलेगा फिर दुखाता है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद फिर बात होती है ना। मानी दोस्त है मेरा, वो फोन करेगा सब, भाई दिल्ली से आया हूँ तो बहुत सारा है ना कि भाई आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तो उसमें 1 आध घंटा चलता है प्रोग्राम। झूठ लवराई जितना है सारा बोलना पड़ता है।
ये भाई ओ भाई दिस है डैट है और फ्रेंड है, उनका रिसीव करना ही होगा अगर आप जिंदा हैं तो। अच्छा वो हम लोग में वो एक बॉन्ड साइन हुआ है। हाँ मैं भी फोन करूंगा तो किसी भी हालत में रहेंगे तो रिसीव करेंगे, और जिंदा है सांस चल रही है तो। अब 5 मिनट कम से कम बतियाना है कि हाँ भाई कहाँ है, उसके बाद बताने के अभी मैं बिजी हूँ चाहे ये हूँ, लेकिन बतियाने के बाद तो। मैं जब करता हूँ सामने फोन रिसीव करता है तो वो करेगा तो मैं नहीं करूंगा, उसको नहीं तो करेंगे तो गली आएगा, अच्छा लगेगा मुझे। उसका घर भी तो है, माँ बाप भी तो अपना, वो भी तो फोन करेगी भाई कहाँ हो, मर गए जिंदा हो क्या कर रहे हो, उनको भी बताइए नहीं जिंदा हूँ मैं अभी तक। किसी का बाल बच्चा मरे, क्या लगता है आपको? तो क्या बेटा बेटी चाहता है कि माँ बाप मरे? 100% चाहता है। अरे मैं सब लोग के बारे में ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सेप्शनल बात बोला जाता है। सुनिए आप, मैं बोला हूँ कि कोई भी माँ बाप हो और उसका बेटा बेटी कितना भी कुछ भी निकल जाए, तब भी अपने माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बेटा को या खासकर बेटा बेटी किसी को भी कोई दुख हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर माँ बाप को कोई दिक्कत हो तो बेटा बेटी चाहता है कि भाई निकले तो अच्छी बात है। एक्सेप्शनल हर जगह है मामला, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। वही मैं बोला हूँ, तो कभी भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा को कुछ दिक्कत हो चाहे बेटी को कोई दिक्कत हो। लेकिन अगर कुछ दिक्कत ज्यादा उधर से हो गया तो बेटा बेटी चाहता है कि भाई। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे 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 पापा को पेंशन नहीं, उनका सरकारी नौकरी है नहीं, तो क्या लगा मैं रखूंगा कि उनको पहुंचाऊंगा वृद्धाश्रम? नहीं मेरे बारे में आप लोग देख क्या लगता है? हाँ? अरे सुनिए इधर, इधर छोड़िए, उधर इधर बात सुनिए। मैं बोला हूँ कि मुझे देख क्या लगता है कि मैं अपने माँ बाप को पहुंचाऊंगा वृद्धाश्रम की करूंगा, लेकिन मैं नहीं, ऐसा नहीं। अगर जो वृद्धाश्रम में जितने लोग पहुंचे हैं ना, जितने लोग वृद्धाश्रम पहुंचा है उनमें सबसे योगदान आप ही लोगों का है। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, सीरियस मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। ए बात तो सही, ये लोग माने तब ना। अगर सास ससुर को पहुंचा दिए हूं तो लिख लीजिए। कटौती प्रस्ताव लिख लीजिए, यह प्रस्ताव। छोटे थे। बात होती है, बहुत लंबा बात होगा जो भी है अपना, लेकिन अच्छा मेरे पापा फोन करेंगे तो नहीं पूछेंगे तुम खाना खाएंगे, उसको पता ही खाएगा ही। ओके पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, क्या लग रहा है, रिजल्ट आया नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या चल रहा है, कोचिंग वोचिंग। उसमें भी अगर बात किया जाए तो अनकंडीशनल जो लाभ है सबसे ज्यादा अनकंडीशनल वो मम्मी का है, माँ का। कि औरतों का जो है ना अलग एक मतलब माइंड सेट है, भले बात हो लेकिन है ठीक। लिखिए, एक प्रस्ताव,
यह प्रस्ताव लिख लीजिए, यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा, आप लोग के बारे में 1 मिनट वालों सुन नहीं सकते हैं कोई बात, यही। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए, वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है, लाया जाता है, वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर, तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है, इसे मतदान के लिए रखा जाता है। स्वीकृत हो जाए तो इसे रोककर, तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। आगे लिखेंगे विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव बोलेंगे, यह विश्वास प्रस्ताव लिखेंगे, यह सामान्यतः, यह सामान्यतः सत्ता दल के द्वारा, यह सामान्यतः सत्ता दल के द्वारा लाया जाता है। अच्छा, ये कहाँ पे लाया जाएगा? संसद में भी, लोकसभा में, तो लिख लेंगे, वहां पर ऐड कर लेंगे। यह सामान्यतः सत्ता दल के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है, संसद के ब्रैकेट में लोकसभा में लाया जाता है। और तथा सरकार, तथा सरकार इसमें यह साबित करती है कि, तथा सरकार इसमें यह साबित करती है कि 50% +1, तथा सरकार इसमें यह साबित करती है कि 50% +1 बहुमत उनके पास है, बहुमत उनके पास है। कि 50% +1, 50% +1 समझ रहे हैं ना? जितना सीट है उसका आधा, एक ज्यादा। हाँ, 50% +1 बहुमत उनके पास है। नेक्स्ट लिखेंगे अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव चलिए लिखिए अविश्वास प्रस्ताव लिखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि, संविधान के अनुच्छेद 75 यानी 75 में कहा गया है कि, कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि, इसका अभिप्राय यह है कि
इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद 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 तभी तक है मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे जब तक कि उसे जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है सदन में बहुमत प्राप्त है। नेक्स्ट वन लिखेंगे लोकसभा लोकसभा मंत्रिमंडल को लोकसभा मंत्रिमंडल को प्रस्ताव पारित करके अविश्वास लिख लेंगे अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। लोकसभा कौमा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। इसके लिए चाहे इसके समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। इसके समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। सहमति अनिवार्य है। ठीक है, देखिए अब लिखेंगे निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, दोनों को लिखेंगे साइड में, एक एक लाइन दोनों में पॉइंट लिखेंगे। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव कैसे अलग है उसी को बता रहा हूं मैं। एक साइड लिखेंगे निंदा प्रस्ताव, एक साइड लिखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। बोले तो लिखेंगे निंदा प्रस्ताव में लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। इसमें लिखेंगे अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में से स्वीकारने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वीकारने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए लिखेंगे इसमें निंदा प्रस्ताव में यह किसी एक मंत्री कौमा मंत्रिपरिषद, ऐसे ऐसे लिखेंगे यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह, यह किसी एक मंत्री कौमा या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में लिखेंगे के विरुद्ध लाया जा सकता है। लिखेंगे इसमें अविश्वास में यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है।
ठीक है। इसमें लिखेंगे निंदा प्रस्ताव में, निंदा प्रस्ताव में लिखेंगे यह मंत्री परिषद की, यह मंत्री परिषद की कुछ नीतियों, या मंत्री परिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ, या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है, कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में लिखेंगे यह मंत्री परिषद, यह मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास के, हाँ, के विश्वास के, लोकसभा के विश्वास के सहमति या विश्वास का निर्धारण लिख सकते हैं, निर्धारण हेतु, सहमति काट के निर्धारण लिखना है, लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है, निर्धारण हेतु लाया जाता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे अविश्वास, सॉरी, निंदा प्रस्ताव में यदि यह लोकसभा में निंदा में, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए, तो यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है, त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। इसमें लिखेंगे यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना ही पड़ता है, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना ही पड़ता है। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख विधेयक, ठीक है ना, कुछ प्रमुख विधेयक। कुछ प्रमुख विधेयक, इसमें कौन कौन विधेयक पढ़ेंगे? धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है ना। तो देखिए पहला है धन विधेयक, धन विधेयक। आए क्या स्थगन? क्यों नहीं लिखवाया हूं? नहीं लिखवाया हूं, मुझे लगा हो गया तो बोलना चाहिए आप लोगों को। लिखिए स्थगन प्रस्ताव में लिखेंगे यदि स्थगन प्रस्ताव में, वही ना बोलो नहीं लिखवाए हैं कानून, हेडिंग डालेंगे स्थगन प्रस्ताव, पहले बोल दीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाता है ना। लिखिए यदि संसद में, यदि संसद में
कोई कार्यवाही पहले से चल रही है, यदि संसद में कोई कार्यवाही पहले से चल रही है तो कोई संसद में कोई कार्यवाही पहले से चल रही हो तथा तथा सदस्यों द्वारा तथा सदस्यों द्वारा के जस्ट ब्रैकेट में लिखेंगे सदन का कोई सदस्य, सदन का कोई, अरे नहीं भाई, सदस्यों को मतलब यहाँ पे कोई भी सदस्य हो सकता है, तो ब्रैकेट में लिखना है कोई भी सदस्य, ब्रैकेट में कोई भी सदस्य, सदस्यों द्वारा ब्रैकेट में कोई भी सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की, सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से पीठासीन अधिकारी के अग्रिम अनुमति से अग्रिम अनुमति से अग्रिम अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है, आकृष्ट कर सकता है। आकृष्ट कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आकर्षित कर सकता है इधर ध्यान, कि भाई इधर भी देख लो, जरूरी है, ठीक है ना। उसी में लिखेंगे अगला पॉइंट, शून्यकाल की तरह ही शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है, भारतीय नवाचार है जो 1954 से जो 1954 से अस्तित्व में है। अभी मैं क्या लिखवाया हूं, एक कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया एकदम से ना ना काटिए नहीं, जो स्थगन प्रस्ताव है ना उसको काट दीजिए और उस पर लिख दीजिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। जो मैं नहीं बताना चाह रहा था वही हो गया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। मैं सोच रहा था क्या कैसे दिमाग में उधर आ गया, वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, अब लिखेंगे स्थगन प्रस्ताव। समझ में आ रहा मैं क्या बोला हूँ, ये जो मैंने पूरा जो अभी लिखवाया है कॉन्सेप्ट, वो सारा का सारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में है। अब हम लिखेंगे स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्यों इसके बारे में है, अगर नहीं थोड़ा दिमाग है रखा जाएगा तो समझेंगे। मान लीजिए संसद में कोई कार्यवाही चल रही है पहले से, और कोई लोक महत्व की कार्रवाई आ गई, कोई जरूरी चीजें आ गई, तो पहले ध्यान को आकर्षित किया गया मंत्री को कि भाई इधर देख लो पहले। ये पहले से भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है, जिस तरह शून्यकाल भारत के संविधान में नहीं था पहले से, उसी तरह यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी पहले से नहीं था, इसको लाया गया 1954 में, ठीक है ना। जब ध्यान आकर्षण हो गया उसके बाद फिर उस पर महत्व के लिए बात किया जाए, उस पर विचार करने के लिए बात किया जाएगा, जो लगभग 2.5 घंटे चलता है, और यही होता है क्या, स्थगन प्रस्ताव।
और इसमें 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है स्थगन प्रस्ताव में, तभी जाकर पता चलेगा कि भाई लोक महत्व का है या नहीं है। यहाँ पे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में ये बात नहीं की गई है कि कितने लोगों की सपोर्ट चाहिए, कोई भी सदस्य के द्वारा यह लाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान जो स्थगन प्रस्ताव है इसमें जो भी लोग लाएंगे वो कम से कम उनको 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। जब सहमति मिलेगी उसके बाद उसकी चर्चा की जाएगी। कोई दिक्कत तो लिखेंगे स्थगन प्रस्ताव में, यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए कॉमा संसद की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखेंगे यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, नेक्स्ट पॉइंट, सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती। 2.5 घंटे से कम की नहीं होती। ढाई घंटे से कम की नहीं होती, मतलब सामान्यतः उससे कम की नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? मैं बोल रहा हूँ कि सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, 2.5 घंटे से कम हो सकता है तो उसके मंत्री के हाथ में है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है कि जब आएगा भाई, जब लोक महत्व का चर्चा आएगा, मामला एकाएक आएगा तो उसमें तो लंबा चाहिए ही चर्चा कि सही है गलत है क्या है नहीं है। अब देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक, ठीक है ना। अब यहाँ पर होगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। और दूसरा है साधारण विधेयक, और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। इसमें 2 क्राइटेरिया होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पहले देखेंगे क्योंकि इसमें होगा बहुत ज़्यादा घुचुर मुचुर, इसमें फंसेगा मामला। एक ही चीज़ को सेम है। देखिए जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक को हम लोग धन विधेयक बोले या वित्त विधेयक बोले, पहली बात यह है। वित्त विधेयक को पहले यहाँ पर समझेंगे अच्छे से। जो वित्त विधेयक है ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार मान सकते हैं कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 110 में है और कुछ वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 117 में है।
तो जो अनुच्छेद 110 में है उसको हम बोलते हैं धन विधेयक, जो अनुच्छेद 117 में उसको बोलते हैं वित्त विधेयक। लेकिन जितना भी धन विधेयक है, सारे धन विधेयक को हम लोग वित्त विधेयक बोल सकते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक को हम लोग धन विधेयक नहीं बोल सकते। एक स्टेटमेंट तो यही है, इसलिए दो अलग अलग चीजें हैं। अब समझिए, धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में है उसमें क्या क्या चीजें दी गई है। इसमें बोला है कि भारत की जो दो निधियां हैं, जिसको संचित निधि बोलते हैं और जो आकस्मिक निधि है, जिसका वर्णन, इसका वर्णन है आर्टिकल्स 266 में और इसका वर्णन है आर्टिकल्स 267 में। बोला है कि अगर भारत सरकार इस संचित निधि से और आकस्मिक निधि से पैसा को निकाल रही है या इसमें पैसे को डाल रही है, उसको हम बोलते हैं धन विधेयक। कोई दिक्कत? दो जो निधि है, संचित निधि और आकस्मिक निधि, दो ऐसे निधि हैं, इसी में भारत सरकार के जितने पैसे आते हैं या तो इसमें डालेगी या यहाँ से पैसे निकालेंगी। तो इसमें को डाला जाए या इसमें से पैसे को निकाला जाए, उसको हम बोलते हैं धन विधेयक। दूसरा बात, इसी में धन विधेयक में अगर सरकार के पास जो टैक्स के पैसे आते हैं वो भी सरकार के धन विधेयक में आते हैं। सरकार अगर टैक्स में कुछ चेंज कर रही है, टैक्स में कुछ चेंज कर रही है, वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। सरकार कुछ नए टैक्स को लागू कर रही है, सरकार कुछ नए टैक्स को लागू कर रही है, ये भी सरकार के धन विधेयक में आते हैं। जिसका अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होता है और यह राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही इसे लोकसभा में पेश किया जाता है और इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। क्या इस बात को इतना समझ गए? अरे समझ गए तो बोलिए, दिक्कत यही है। मैं सिंपल ये बोला हूं कि जो वित्त विधेयक है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी वित्त विधेयक को हम लोग धन विधेयक भी बोलते हैं। पहली बात तो ये है भाई, जो धन है उसी को हम लोग वित्त भी बोलते हैं ना, फाइनेंस तो उसी को बोलते हैं दिन पर। तो वित्त विधेयक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसका वर्णन 110 में किया गया अनुच्छेद में, उसको हम लोग धन विधेयक बोल दिए हैं, और जिसका वर्णन 117 में किया गया है उसको हम लोग वित्त विधेयक बोल दिए हैं। और एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है कि पूरा धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है या होता है, लेकिन पूरा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बात, भारत के पास बहुत सारी निधि है, फंड्स है, जिसमें पैसे को सरकार जमा करती है और पैसे को वहां से निकालती है। कोई दिक्कत? तो अभी यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है दो निधि के बारे में, एक संचित निधि है और एक है आकस्मिक निधि। ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। बोला जा रहा है कि अगर कोई पैसा यहां से निकाला जाए या यहाँ पे पैसे को डाला जाए, वो सारे के सारे धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। यहां तो समझ गए। दूसरा बात, भारत सरकार कुछ ऐसा व्यय करती है, अभी तो मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार कुछ ऐसा व्यय कर रही है, कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर कर रही है जो संचित निधि पर भारित है। भारित का मतलब उस पर लोड है, पैसा वहां पे निकालना या वहां से डालना है, तो वो भी भारत धन विधेयक के अंतर्गत ही आएगा। या भारत सरकार कुछ नया टैक्स को लागू कर रही है, टैक्स के पैसे को वसूल रही है, कुछ नया टैक्स के स्लैब में चेंज कर रही है, वो सारे के सारे जितना पैसा वहां से आएगा वो सारे के सारे सरकार के धन विधेयक के अंतर्गत जाएगा। और लोकसभा में धन विधेयक ओनली लोकसभा में जाता है, पहले राज्यसभा में जाता है, लेकिन इस केस में राज्यसभा को पावर नहीं दिया गया है। कोई दिक्कत? लोकसभा यानी धन विधेयक को राज्यसभा के केस में एकदम पावर नहीं दिया गया है, उसको मैक्सिमम 14 दिन रखने का प्रावधान किया गया है। अगर राज्यसभा 14 दिन में धन विधेयक को पास कर दे रहा है तब ठीक है, नहीं पास कर रहा है फिर भी उसको पास मान लिया जाएगा। दूसरा,
धन विधेयक पहले राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही संसद में पेश किया, सॉरी, लोकसभा में पेश किया जाता है, और लास्टली जो उस पे मुहर लगता है वो लगता है लोकसभा अध्यक्ष का। एक तो यहाँ पे ठीक है। दूसरा बात, अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे वित्त विधेयक के बारे में। हाँ हाँ, हम बता रहा हूँ, आएगा समय आएगा। हाँ, तो टैक्स में केवल टैक्स आता है, धन ब्याज कहाँ से आ जाएगा? टैक्स तो टैक्स, वो टैक्स में थोड़ा ना आएगा। टैक्स का मतलब होता है कि आपने कितना कमाया उस पर कितना आपका टैक्स लग रहा है। ब्याज का मतलब होता है कि लोन आप लेंगे लोन, उस पर जो टैक्स जमा होता है। तो हम लोग वहाँ पे टैक्स भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कि जो पैसा हम लोग सरकार को डायरेक्ट पे करते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग अपने पैसा सरकार को डायरेक्ट न देकर किसी के माध्यम से सरकार को पहुंचाते हैं। लेकिन दोनों ही केस में टैक्स हमेशा कंज्यूमर पे ही लगता है, वो डायरेक्टली रूप से हो या चाहे इनडायरेक्टली रूप से हो। ठीक है ना? जैसे मूवी देखने जा रहे हैं और उस पर लगता है इंटरटेनमेंट टैक्स, लगता है मनोरंजन कर लगता है, तो उसमें कौन देता है? हम ही लोग पे करते हैं ना। लेकिन हम लोग सरकार को न पे करके उस मालिक को पे करता है, मालिक लेकर अपना पे करता है सरकार को। समझ में आ रहा है? अब समझिए यहाँ पे, अब अनुच्छेद 17 में थोड़ा समझेंगे। पहले अंतर क्या है दोनों में, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है। वित्त विधेयक, अब मैं यही इसी का चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। वित्त विधेयक लोकसभा पहले, यहाँ पर भी इसको ही पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा, ठीक है, और इसको पास किया जाएगा राज्यसभा में। लेकिन इस केस में राज्यसभा को ज्यादा पावर दिया गया है। अगर चाहेगा राज्यसभा तो इसमें संशोधन कर सकता है, इस बिल को खारिज कर सकता है, या इस बीच पर अपनी सहमति दे सकता है। लेकिन धन विधेयक के केस में राज्यसभा को एकदम पावर नहीं दिया गया है। कोई दिक्कत? तो पहला तो अंतर यहीं पे दिखेगा कि भाई इसके पास ज्यादा पावर दिया गया, इससे ज्यादा पावर इसको दिया गया है राज्यसभा को धन विधेयक में। दूसरा, जो सरकार को जो सरकार उधार ले रही है, यानी जो सरकार लोन ले रही है, ठीक है ना, या सरकार को जो पैसे ब्याज के मिल रहे हैं, और किसी को लोन दी है सरकार, उसको ब्याज के मिल रही है, वो सारे के सारे हम लोग लाते हैं किस में? इस वित्त विधेयक में इंक्लूड करते हैं। उधार लेना, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, जितना भी सारा चीज, लाभ लाभांश जितना भी सारा का सारा चीज है, वो सारे के सारे हम लोग रखते हैं वित्त विधेयक में, जिसको अनुच्छेद 117 के अंतर्गत उसको वर्णित किया गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें है, धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, दोनों ही राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही जाएंगे लोकसभा में। लोकसभा में जब जाएगा तो लोकसभा में धन विधेयक के केस में ज्यादा पावरफुल लोकसभा है, और वित्त विधेयक के केस में ज्यादा पावरफुल राज्यसभा है। राज्यसभा पावरफुल इसलिए है कि लोकसभा धन विधेयक के केस में लोकसभा राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, और वित्त विधेयक के केस में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है कि उसको खारिज कर सकता है, उसमें सहमति दे सकता है, उसको लौटा सकता है, जो भी करना है कर सकता है वो। किसी को डाउट है यहाँ पे? यहाँ तक किसी को डाउट है? अब अगर नहीं डाउट है तो हम लोग थोड़ा बात करेंगे साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो एकदम सामान्य तरीके से लाना है, तो उसमें हम लोग साधारण विधेयक का वहां पे प्रयोग करते हैं, और उसमें पावरफुल राष्ट्रपति होता है। माने कोई ऐसा विधेयक आ गया जो संसद के किसी भी सदन, एक तो पहले याद रखना कि साधारण विधेयक किसी सदन में भी आ सकता है, वो लोकसभा में भी आ सकता है या राज्यसभा में भी आ सकता है। एक जगह से पास होने के बाद दूसरे जगह जाएगा, यहाँ से पास होकर फिर इसके जगह जाएगा, दोनों जगह से पास होकर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास यहाँ पे 3 पावर है, या तो राष्ट्रपति उसमें अपनी सहमति देगा, या तो राष्ट्रपति उसको लौटा देगा, एक बार थोड़ा सोचिए, या तो राष्ट्रपति अपने पॉकेट बीटो का इस्तेमाल करेगा अनुच्छेद 111 के द्वारा। किसी को डाउट है? अब समझें। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जा रहा है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी। लेकिन इस
प्रावधान को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, और बोला गया कि राष्ट्रपति एक बार उसको वापस लौटा सकता है संसद के पास रिकंसिडर के लिए, पुनर्विचार के लिए। तो साधारण विधेयक जब आएगा तो लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, कहीं पे भी आ सकता है, दोनों जगह से पास होकर आएगा वो राष्ट्रपति के पास, और उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है, या इसको वापस लौटा सकता है, या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। पॉकेट वीटो का मतलब है कि भाई इसको अपने मतलब बहुत समय तक इसको अपने पास जमा कर लिया, सिंपल। किसी को दिक्कत? ते है साधारण विधेयक, यानी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है साधारण विधेयक में। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन विधेयक, जो सबसे जरूरी है। संविधान संशोधन जो विधेयक है वो दो तरीके से होता है, एक तो विशेष बहुमत से आएगा, और विशेष बहुमत प्लस राज्य दूसरा केस में आता है। यानी पहला केस जो है वो है विशेष बहुमत, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, विशेष बहुमत, और यहां पर है विशेष बहुमत प्लस राज्य है, क्या समझेंगे? विशेष बहुमत का सिंपल मतलब है कि ये भी संविधान संशोधन विधेयक भी या तो लोकसभा में आ सकता है या तो राज्यसभा में आ सकता है। जहां से भी पास होकर आएगा, तो यहां से पास होगा तो फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास फिर लोकसभा में जाएगा, दोनों जगह से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, कोई दिक्कत? लेकिन इस केस में राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकते हैं, कोई दिक्कत? और दूसरा, और राष्ट्रपति ना इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को यह पावर नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति उस बिल को वापस लौटा दे, कोई दिक्कत? और ना इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किया गया है, यानी संयुक्त बैठक। तीसरा बात, मान लीजिए कुछ ऐसा साधारण विधेयक आ गया, जैसे विशेष बहुमत के द्वारा जो आ गया, जैसे मान लीजिए कि राज्य का नाम चेंज करना हो, राज्य का बाउंड्री चेंज करना हो, एक नया राज्य पुनर्गठन करना हो, इस सब के लिए वहां पे विशेष बहुमत की आवश्यकता है, यानी 2/3 बहुमत चाहिए वहां पे। इस एक किसी खास राज्य के बारे में बात की जा रही है। लेकिन जब कोई ऐसा विधेयक आएगा जो संघात्मक विधेयक हो, यानी फेडरल टाइप से हो, जो जिसमें राज्य की भी पावर दिया जाएगा और केंद्र भी अपने पास ही पावर रखेगा, ऐसा कोई विधेयक आएगा, जैसे जीएसटी बिल। तो जीएसटी एक प्रकार से संघात्मक बिल था, फेडरल बिल था, तो उस पे उस राज्य में यानी संसद का बहुमत चाहिए इन दोनों सदन का, और उसके बाद जो राज्य हैं तो इस राज्य में भी 50% प्लस राज्य की सहमति आवश्यक है। वर्तमान में अगर 28 राज्य हैं तो 15 राज्य चाहिए उसके सपोर्ट में। अगर सपोर्ट करेगा राज्य, फिर जाकर वो बिल पास होगा और बिल एक्ट बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। क्या इस बात को समझ गए? किसी को डाउट हो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद बात होगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है? तो यहाँ पे मैं बोला हूं कि विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब विशेष बहुमत के द्वारा जो 2/3, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत, ठीक है ना। यहाँ पे राज्य, तो जब किसी ऐसे उद्देश्य के लिए लाया गया, या संविधान में कुछ संशोधन करना है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया, पता ही होगा आपको, 1968 में इसका वर्णन किया गया है संविधान संशोधन का। अच्छा, दूसरा बात समझेंगे, जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक जो है वहां पर भी सरकार अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो वहां पर भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान कर सकता है। अगर मामला कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया वित्त विधेयक के मामले में, फिर समझेंगे, बात मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन बहुत है, धन और वित्त दोनों सेम है। नहीं, ऐसा नहीं है, वित्त तभी तो नहीं है, वित्त में तभी तो वित्त,
हाँ, इसको खारिज भी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है तो इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग का भी प्रावधान कर सकता है अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? हाँ, पैसा निकालना हो या डालना हो वो धन में आएगा। अब इसको प्रावधान किया क्यों गया है थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। धन विद्या का प्रावधान इसलिए किया गया है, केवल लोकसभा को पावर इसलिए दिया गया है कि जब भी सरकार संचित निधि से, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और एक को बोलते हैं कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, सरकार जब भी पैसा यहाँ से निकालेगी तो किसी उद्देश्य या किसी जरूरी काम के लिए पैसा यहाँ से निकाला जाएगा। इसीलिए राज्यसभा को यहाँ पे पावर कम दिया गया है धन विधेयक के केस में, कि अगर पावर इसके पास ज्यादा रहेगा, क्योंकि लोकसभा में जब इसलिए रखे भाई जो भी सरकार निकालेगी तो सत्ता में रहेगी सरकार, हो सकता है कि उस पार्टी का लोकसभा में सत्ता हो, राज्यसभा में बहुमत में न हो, तो कहानी खत्म हो जाएगा, पास ही नहीं हो पाएगा। तो जब वो पास नहीं हो पाएगा तो क्या वो काम हो पाएगी? नहीं काम हो पाएगी। इसीलिए सरकार के प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक का कुछ करिए केवल लोकसभा में दिया गया है कि अगर जरूरत हो, कोई पैसा जरूरत पड़ेगा, निकालना है वहां से पैसा या पैसा को डालना है, तो बार बार दोनों सदन का सहमति जरूरत ना हो, एक जगह से पास हो तुरंत काम हो जाए, मैं रुकावट ना हो देश के डेवलपमेंट में। सिंपल ये बात बोल, उद्देश्य यही है। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, बस एक लेकिन एक याद करना है, कर टैक्स का जो पैसा है, बस एक याद बात रखना है कि धन विधेयक में टैक्स का प्रावधान ज्यादा किया गया है, क्योंकि सबको पता है कि भारत में अगर 100 रुपया आ रहा है, सरकार के पास आय आ रहा है, तो उसमें से लगभग 80 से 90 रुपया केवल टैक्स के पैसे हैं। इसीलिए ज्यादा प्रावधान धन विधेयक में इसको कर दिया गया। बस सिंपल इतना ही है। टैक्स जहां भी दिखेगा ऑप्शन में धन विधेयक आंसर लगाना बिना सोचे। बताइए क्या का बोल रहे थे कुछ? कोई कुछ और किसी को डाउट है? वही तो बताया हूं मैं। वही तो समझाया हूं वहां पे, वही तो समझाया हूं। मतलब देख लीजिए, हाँ, जो वित्त है ना, फाइनेंस के अंदर धन आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि स्टेटमेंट सवाल पूछा भी एग्जाम एक क्वेश्चन में कि पूरा धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन पूरा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। पूरा धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, लेकिन पूरा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। यहां तक किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आए? अभी तो मैं बोला हूँ कि सरकार को कहीं से उधार ले रही है। भाई सरकार को भी तो पैसा लेती उधार लेती है ना। अगर सरकार उधार नहीं लेती तो हम लोग हमेशा घाटे में चल रहे हैं। भारत का व्यापार घाटे में है, ठीक है ना। जो ट्रेड है, जो व्यापार है, भारत का हमेशा घाटे में है। इसका मतलब है कि हम लोग जैसे बजट पढ़ेंगे जब बजट में, तो देखिएगा उसमें कि जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, इस बार अभी वर्तमान में 4.9% है टोटल जीडीपी का। अब फिर ये सब नहीं बता पाऊंगा कि क्या होता है सारा चीज। और उसका टारगेट है 4.5% पर लाने का। तो कहने का मतलब है कि सरकार के पास जो भी पैसे उधार के हैं, जो पैसे सरकार में ब्याज के पैसे आ रहे हैं, जो पैसा सरकार उधार ले रही है, वो सामान्यतः वित्त विधेयक में रखा जाता है। क्यों के रखा जाता है? क्योंकि सरकार उधार लेगी तो वो किसी डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। लेकिन जो धन विधेयक में सब पैसे आ रहे हैं, यहाँ पर प्रावधान इसलिए किया गया कि पहले राष्ट्रपति की सहमति इसलिए यहाँ पर कर दिया गया है कि मान लीजिए लोकसभा में जाए, पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति फिर उसमें हम सहमति देंगे नहीं देंगे क्या करना है। इसलिए बोला कि भाई तुम अपनी सहमति पहले दे लो, तुम निकलो, राज्यसभा को हटाओ साइड से, केवल लोकसभा रहेगा। क्योंकि सरकार अपना सोच के भी तो काम करेगी ना, कि जो सत्ता में रहेगा, मान लीजिए बीजेपी अभी केंद्र में है और राज्यसभा में उसकी बहुमत न हो, तो क्या कोई भी विधेयक पास हो पाएगा? नहीं पास हो पाएगा। और कोई जरूरी काम है तो नहीं हो पाएगी। इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि भाई जो सत्ता सरकार रहेगी सत्ता में, उसके बाद इतना पावर होना चाहिए कि तुरंत पैसा निकाले, अपना काम कर ले, पैसा है तो फिर उसको डाल दे। आकस्मिक निधि जो मैंने यहाँ पे बताया 267 में, उसमें पैसा हमेशा सरकार रखती है अपना पैसा,
कुछ प्रावधान है, उसके लिए कुछ सरकार रखी है, कितना अमाउंट किस में रहेगा, कितना पैसा कैश में रहेगा, कितना पैसा गोल्ड में रहेगा, कितना पैसा स्पेशल ड्राइंग राइट्स में रहेगा, बहुत सारे क्राइटेरिया में बनाया गया है। तो पैसा सरकार अगर वहां से पैसा निकाल रही है, कोई काम करेगी, तो फिर पैसा वाला उतना जमा करना होगा सरकार को, इसलिए तो उसका नाम रखा गया आकस्मिक निधि। समझ में आ रहा है ना, सिंपल यही है। वो तो सरकार का बजट है, हाँ, वो सब वही धन विधेयक अंतर्गत ही आता है, वो सारे के सारे धन विधेयक ही हैं। पैसा करना, देश का विकास करना, पैसा निकालना, पैसा डालना, सारा का सारा धन विधेयक। इसलिए तो कंफ्यूजन में पहले बोले कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा धन और वित्त में। ज्वाइंट सीटिंग नहीं, इसमें तो नहीं हो पाएगा एकदम ज्वाइंट सीटिंग, इसमें कोई प्रावधान नहीं किया संशोधन में। हाँ, हो गया तो क्या लिखवाऊं मैं? एक बार लिख लीजिए, नहीं तो फिर समझेंगे, क्या टेंशन है, पैसा दिए आप लोग, सारा टेंशन समझ के जाना है। पैसा का दें, फ्री में पढ़ना, लिखिए चुपचाप। अच्छा, मतलब बिना पैसा दिए पूरा? अब 5 तो 5 में भी हो सकता है। जो 1 वाला है, अच्छा, नहीं वो तो नहीं बोल सकते हैं। वो तो नहीं बोल सकते हैं, गरीब हूँ बेवकूफ नहीं। हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ, रिटर्न उससे क्या मतलब है, जितना राउंड पढ़ाइएगा उतना राउंड पैसा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समाज सेवा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आपका अपना कर रहे हैं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो है तो भाई करे, मेरे पास नहीं है तो मैं तो लूंगा। हाँ, प्राइवेट सरकारी या रोजगार होना चाहिए आपके पास। ऐसा तो है नहीं कि बिहार में इतना जनसंख्या है, इतने लोग तैयारी करने वाले, सबका नौकरी हो ही जाएगा, ये आपको ही पता है। अगर अगर ये लोग अगर कोई अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, वो बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ों का राजा है। अगर इनको ये नहीं पता हो पा रहा है कि सबका नौकरी तो नहीं होगा, तो सबका नौकरी नहीं होगा तो हमेशा बी ऑप्शन खोज के चलना है कि क्या करना है। ए नहीं तो फिर क्या, कभी सोचना पड़ेगा ना कि अगर ये नहीं तो फिर क्या। तो मेरा है कि नहीं तो चल रहा है, मेरा तो चल जाएगा, मेरा जिंदगी का कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता अपने लाइफ के बारे में, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहा तो अब 1-8% हो ही सकता है, लेकिन मुझे जनरली नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा कैसे आना है। पैसा एक स्रोत नहीं है, बहुत सारा स्रोत है पैसे कमाने का, बस आपका दिमाग हो, थोड़ा समझ, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। 5 लाख रुपया लगाइए शेयर मार्केट में, सुबह शाम बैठे डेली 2-3 रुपया कमा सकते हैं। अरे भाई क्यों डूबेगा, वही तो मतलब दिमाग लगाए तब ना। अब सोचे, अब आप सोचेंगे कि एक बार 5 लाख लगा और एक दिन में 1 लाख रुपया कमा लेंगे तो 4 लाख रुपया डूब के आएगा, उधर से रोगा के आएंगे, उसको सोचेंगे इसे थोड़ा, एक दिन में थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। 2 साल से मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ों को, फिर भी लगता है कि बहुत को अभी मैंने सीखा है। डेली रात में मैं 1 आध घंटा वीडियो देखता हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्या है कैसे है क्या है नहीं है सारा चीज़। हमको लगा कम से कम 150-200 कंपनी को मैंने लिस्ट बना कर रखा है। नहीं, शेयर में क्लास नहीं किया, मतलब अपने हिसाब से मैंने कर लिया। समझ में आ रहा है? तो वो सारा चीज़ मैंने लिखा है लिस्ट में, उसमें है, लैपटॉप है, तुरंत शाम को देखते, रात में देखना पड़ता है कौन कौन कंपनी का क्या स्थिति है, किसका गया किसका उतरा, ये सब। अब मेरा एक दोस्त है सिंपल मोतिहारी में, मोतिहारी को कोई जानता होगा है तो, मोतिहारी में मेरा दोस्त है, सीजीएल का जॉब करता था, सीजीएल का जॉब रिजाइन मार के आएगा, 1 लाख रुपये उसका मंथली था। अभी शेयर मार्केट में काम कर, मतलब वो करता है, सुबह में 9 बजे से लेकर और शाम को 3:30 तक वो नहीं मिल सकता है, कोई मर भी जाएगा तो नहीं निकलता है वो। और वहां पे रहकर वो महीने का 2-3 लाख रुपया कमा रहा है बिना कुछ सोचे, एकदम घर अपना बनवाया, एकदम बड़ा रूम, एक लग्जरियस टाइप से पूरा, उसमें सब चीज का व्यवस्था है अपना, अंदर घुस गया, बंद, दरवाजा बंद। बीच बीच में चाय वो आते रहता है, उसके मम्मी उम्मी बना के देती है, सब बहन वहन उसकी है बना के देती रहती है सब।
बड़ा बड़ा 2 टीवी लगवाया है, 3-4 मोबाइल, एक आध लैपटॉप अपना उसी में चल रहा है। 3:30 एकदम बिजी है। 3:30 के बाद वो फ्री हो गया, उसके बाद फोन करेगा कहाँ हो भाई आओ फिर। 3:30 नहीं, सैटरडे संडे दिन भर घूमेगा, जहाँ ले चलो तुम घुमाओ फिराओ, खाना पीना जो करना है करो। लेकिन मंडे टू फ्राइडे, चाहे सैटरडे या फ्री होगा वो, मंडे टू फ्राइडे 9 से 3:30 के बीच में फोन रिसीव नहीं कर सकता है। तो आप एक काम पे अगर आप ध्यान लगा रखेंगे उसमें बहुत आगे जाएंगे। अब आप चाह रहे हैं कि अभी यहीं पे एक मेरा दोस्त पढ़ाते हैं, पता है उन्होंने 50 या 1 लाख रुपया शेयर मार्केट में शुरू किया, और पता है उनके पास कितना अमाउंट है? 84 लाख रुपया है। मैं अभी परसों एक कानून का चेक किया हूँ, 84 लाख रुपया, 50 या 1 लाख से उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा लगा वहां तक पहुंचा है। और इतना है, जैसे चाय पियोगे भाई पैसा थोड़ा दे, मेरे पास नहीं है यार दे दो, वो निकालता ही नहीं डीमैट अकाउंट से पैसा। कहीं जाना है भाड़ा, अरे यार थोड़ा 10 रुपया दे दो यार, नहीं है मेरे पास भाड़ा, हमारे मेरे पास भी नहीं है, आओ चेक कर लो, चलो पैदल नहीं चलते हम लोग। तो फिर उसको लगा कि ये तो हमसे भी मतलब गिरा हुआ इंसान है, आओ तो बोला ठीक है तो आओ बैठो, मैं ही दे दूंगा पैसा। तो चीजें है, और 84 लाख रुपया रखा है। 84 लाख रुपया कमाने में लोग मर जा रहे हैं, कितना लोग देख नहीं पा रहे हैं 10 लाख रुपए एक बार में। तो चीजें वो पीछे अच्छा वो भी जॉब करता था बैंक में, जो वो छोड़ के आ गया, बैंक में जॉब कर रहा था वो छोड़ दिया, बैंक इलाहाबाद बैंक में जॉब करता है यहीं पे, छोड़ दिया। एकदम मस्त रहता है, क्लास उसका 9 से 10 में कोई 1 लाख रुपया दे देगा नहीं पढ़ा सकता है 9 से 10 टाइम पे, समझ रहा है ना? 9 से 10 वो पढ़ाता ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं पढ़ाता है, वो बोलता ही नहीं मेरा आप पैसा मत दीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। 9 से 10, हाँ 10 से 11 लगवा लीजिए, फिर 2 से 3 नहीं पढ़ा सकता है वो, क्योंकि मार्केट उसी टाइम पता चलता है क्या स्थिति है। इधर मार्केट चढ़ता है, उधर मार्केट उतरेगा, या पैसा निकालना है या डालना है क्या देखना है, उसी 2 से 3 के बीच में देखा जाता है। मेरा अपना है कि शेयर मार्केट में मेरा अपना कम अमाउंट लगा है, मेरा अपना आ जाता है, कोई टेंशन नहीं, मैं अपना कुछ मिल जाता है 100, 50, 20 जो भी है। नहीं मैं ट्रेडिंग करता हूँ डेली, म्यूचुअल फंड में ना काम हूँ मैं। फिक्स फिक्स इसलिए नहीं करता हूँ ना, मान लो मैं फिक्स कर दिया, कहीं मर गया कल तो क्या होगा वो, ये भी तो है। मान लो मैं फिक्स कर रहा हूँ, मैं मर गया, पता ही नहीं पैसा कैसे निकलेगा, वो डूब जाएगा। तो डेली ट्रेडिंग करो, डेली एंजॉय करो, निकालो खाओ पियो, ले जाकर फूक फाक दो उधर है। अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे मान ली कि अभी मैंने परसों कम मतलब लगाया था अमाउंट, अब कितना बताया ना, मतलब ठीक मिल जाता है मुझे, मतलब इतना मिल जाता है कि हो जाता है काम। ना एकदम मत कीजिएगा, एकदम मत कीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ सभी लोगों को शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, सच बता रहा हूँ मैं। अगर आपका इनकम नहीं है महीने का, अगर महीने का 50-60 रुपया नहीं कमा रहे हैं, तो एकदम शेयर मार्केट में, अब ये नहीं कि बाबूजी के पति के पैसा पर लगा दिए शेयर मार्केट, बेचारा वो अपने कमा रहा है इधर उधर से, समझ में आ रहा है ना? तो जिसका फिक्स्ड अमाउंट होगा ना उसी को पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आप पैसा तो लगा दिए, और कभी कभी मानिए कि आपने लगाया 70 रुपया पर, आपने लगाया 70 रुपया पर, एक शेयर 70 का बेचा, आपने लगा दिया इसमें 70,000 रुपया, मान लीजिए वो घट के आ गया 60 पर या 65 पर आ गया, तो समझ रहे हैं 5 रुपये एक शेयर पर आपका माइनस हो गया। अगर आपने 2,000 रुपया शेयर खरीदा है तो सोच लीजिए 5 से उसमें गुना कर दीजिए, यानी लगभग 1 लाख रुपया आपका माइनस में है अभी आप। अब कुछ नहीं कर सकते, अब रुकना होगा आपको, 2-4 दिन देखना होगा कि कब वो मार्केट फिर बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 3-4 कंपनी में लगा देता हूँ एक के साथ पैसा, एक आध दो तो दे ही देते हैं, एक आध दो फंस गया तो मैं छोड़ देता हूँ कि चलो तुम अपना होल्ड करके रखो क्या कितना दिन, हाँ शाम तक। लिखिए संविधान के अनुच्छेद धन विधेयक में लिखिए, धन विधेयक में, धन विधेयक हेडिंग डालिए, धन विधेयक, और संविधान के अनुच्छेद 110 में, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को
परिभाषित की गई है, धन विधेयक को परिभाषित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित की गई है, धन विधेयक को परिभाषित की गई है। इसके अनुसार कोई विधेयक, इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा, तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्नलिखित उपबंध, जब उसमें निम्नलिखित उपबंध वर्णित या सम्मिलित हो, वर्णित या सम्मिलित हो। निम्नलिखित उपबंध वर्णित या सम्मिलित हो। लिखेंगे एक में, किसी कर का अधिरोपण, कर को लगाना, किसी कर को लगाना, उसमें परिवर्तन करना, कॉमा उसके दर को कम या ज्यादा करना, उसके दर को कम या ज्यादा करना इत्यादि। दूसरा लिखेंगे भारत की संचित निधि, दूसरा पॉइंट करना, भारत की संचित निधि तथा आकस्मिक निधि। संचित निधि के बगल में लिखेंगे अनुच्छेद 266 और आकस्मिक निधि के बगल में लिखेंगे अनुच्छेद 267। संचित निधि या आकस्मिक निधि, उधर लिखा तो 266 और आकस्मिक निधि में 267। पर भारित व्यय, आकस्मिक या संचित निधि पर भारित व्यय, हाँ भारित व्यय यानी उस पे जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, भारित व्यय या निधि में जमा करना, यानी दोनों निधि में पैसे को जमा करना या यहाँ से धन निकालना या उसमें से धन निकालना। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, भारत के, लिखेंगे भारत के संचित निधि भारत के संचित निधि भारत के संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, भारित व्यय घोषित करना। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखेंगे भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन इत्यादि, विधि का संशोधन इत्यादि। नेक्स्ट लिखेंगे, अभी हो गया ये, अब आगे लिखेंगे स्टार मार के, धन विधेयक को,
इसी में अगला पॉइंट नहीं लिखना है इसमें का। अब धन विधेयक में जो मैं आगे लिखिए, अरे स्टार मार्क लिखिए भाई धन विधेयक में। क्या बोला हूं मैं? धन विधेयक को पहले धन विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट में लिखेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। लिखेंगे लोकसभा में राष्ट्रपति के, ऐसे लिखेंगे राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही, राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही, राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही धन विधेयक को, राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। हो गया? ठीक है, हो गया। आज रहने दीजिए इतना ही। थोड़ा पूछ लेता हूँ 5-7 मिनट, पूछ लें। हाँ, बोला हूँ धन विधेयक। माने कि भारत सरकार जो धन ले रही है उधार, तो उसमें संशोधन भी तो कर सकती है। तो संशोधन इसमें आएगा, उधार लेके तो वित्त विधेयक। अब देखिए कंफ्यूजन ज्यादा इसमें नहीं है। देखिए जो धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को हम लोग कंबाइन रूप से वित्त विधेयक ही कहते हैं, समझिएगा। वित्त विधेयक में जो जिसका अनुच्छेद 110 में किया गया उसको हम लोग धन विधेयक देते हैं, और जिसका अनुच्छेद 117 में इसका बना है उसको वित्त विधेयक बोल देते हैं। धन विधेयक के केस में ध्यान नहीं रखना है कि भारत के जो में निधि है, आकस्मिक निधि या संचित निधि, वहां से पैसा निकालना, वहां पे पैसा डालना, ये सारे के सारे धन विधेयक के अंतर्गत आता है। भारत में कोई कर को, नया कर टैक्स को लगाना है, टैक्स के रेट को चेंज करना है, ठीक है ना, नए टैक्स को लगाना है, उसके बाद उसमें परिवर्तन करना है, इस सारा का सारा धन विधेयक के अंतर्गत आता है। ठीक है, धन विधेयक पर लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में इसको पावर नहीं दी गई है, मात्र 14 दिन कीजिए, पास नहीं कीजिए, बात बराबर ही है। लोकसभा धन विधेयक को पहले राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक केस में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है ना। दूसरा बात है, और वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक को भी पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लेकिन इसके केस में, वित्त विधेयक के केस में राज्यसभा को पावर दी गई है। राज्यसभा चाहे तो उस धन विधेयक को संशोधन कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको खारिज कर सकता है, लेकिन धन विधेयक के केस में इतना पावर नहीं दिया गया है। दूसरा बात, जो सरकार कहीं से उधार ले रही है, लोन ब्याज का पैसा मिल रहा है, सरकार को लाभ हो रहा है, लाभांश हो रहा है, वो सारे के सारे धन वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। यानी जो चीज जिसका वर्णन धन विधेयक में नहीं है वो सारा का सारा वित्त विधेयक है। सिंपल यही बात है, कोई दिक्कत? दूसरा बात, साधारण विधेयक लोग किसी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वहां से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति या तो आप उस पर सहमति दे सकता है, या तो उसको लौटा सकता है, या तो उसको उसमें वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को पावर दिया गया था कि राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे ही देंगे, किसी भी हालत में देंगे। फिर लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दी गई। बस, कोई डाउट है पूछिए, नहीं तो मैं पूछूंगा। अब पूछ दें, छोड़ दें?
कल ही तो, कल से तो हम लोग खाए ही थे, आज भी खाएंगे ही। नहीं, छोटे पर दिक्कत हो जाएगी ना, आदत बिगड़ जाएगा। पूछे जी। चलिए आप ही खड़े होइए। चलिए 79 क्या है अनुच्छेद? प्रधानमंत्री। ऐसे होगा?